कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके कजिन एली को देखते हैं, जो एक ज्वेलरी स्टोर तक हीरों की डिलीवरी करने पहुंचे थे। एली इस काम में बिल्कुल नया था और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी बेन उससे कहता है, गन लाई है ना, उसे लोड करके रखना। एली हल्का सा सिर हिला देता है, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे कोने में डेविस नाम का आदमी अपनी सुबह शुरू करता है। डेविस कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि बेहद चालाक और प्रोफेशनल लुटेरा था। उसने अब तक कई बड़ी चोरियां की थीं, लेकिन कभी अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस के लिए वह किसी भूत से कम नहीं था। अब डेविस अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर चुका था। उसने पहले ही मसूद नाम के एक आदमी की कार पर ट्रैकर लगा दिया था, इसलिए उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद डेविस ने बड़ी आसानी से उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और एक सुनसान पतली सड़क पर अपनी कार बीच रास्ते में रोककर डिग्गी खोल दी, जैसे गाड़ी खराब हो गई हो। मसूद ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलते हुए गुस्से में कहा, ओ भाई, साइड कर गाड़ी, रास्ता ब्लॉक क्यों कर रखा है? मसूद की बात खत्म होते ही डेविस ने तुरंत उसके ऊपर बंदूक तान दी और ठंडे अंदाज में पूछा, कोई हथियार है तेरे पास? घबराकर मसूद बोला, हाँ, गाड़ी के अंदर। इसके बाद डेविस ने उससे फोन का पिन पूछा और बिना समय गंवाए उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। जाते जाते उसने ताना मारते हुए कहा, घबराना मत, अंदर पानी रखा है। फिर वह तेजी से मसूद की कार से उसका फोन निकालता है और वहां से निकल जाता है। उधर ज्वेलरी स्टोर में मालिक सैमी बेन से नए लड़के एली के बारे में पूछ रहा था। कुछ देर बाद उसने बेन को एक ब्रीफ केस दिया जो नकली हीरों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद सैमी ने बेन को असली बात बताई। असल में वे लोग हीरो के 2 सेट लेकर जा रहे थे, जिनकी कुल कीमत करीब $3 मिलियन थी। ब्रीफकेस में सिर्फ नकली हीरे थे, जबकि असली हीरे बड़ी चालाकी से बेन के मोजों में छुपाए गए थे। सैमी ने धीरे से कहा, उस नए लड़के को इस बारे में मत बताना। बाहर निकलने के बाद सैमी ने एली से उसकी बंदूक मांगी। जैसे ही उसने गन देखी, वह हंसते हुए बोला, ये कबाड़ कहाँ से उठा लाया? एक दिन हाथ में ही फट जाएगी। इसके बाद सैमी ने एली को अपनी एक बेहतर बंदूक देते हुए कहा, काम खत्म होने के बाद वापस कर देना। फिर उसने इशारा करते हुए बताया कि बाहर एक गाड़ी उनके पीछे रहेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा मिल सके। कुछ ही देर बाद बेन और एली वहां से निकल गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय डेविस भी ज्वेलरी स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी लगाए बैठा था। जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ी, डेविस ने चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों एक सुनसान डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचे, डेविस ने तुरंत अपना नकाब पहना और उनकी गाड़ी में जोर से टक्कर मार। इससे पहले कि बेन और एली कुछ समझ पाते, डेविस बंदूक तान कर उनके सामने खड़ा था। एली तो डर के मारे वहीं जम गया। फिर डेविस ने अपने फोन में बेन के घर की लाइव वीडियो दिखाते हुए उसकी पत्नी का नाम लिया और बोला, मेरा आदमी अभी तेरे घर के बाहर खड़ा है, कोई चालाकी मत करना। इसके बाद डेविस ने एली को आदेश दिया, अपने फोन और गन दोनों मेरी गाड़ी में फेंको। डरे हुए एली ने बिना 1 सेकंड गंवाए सब कुछ उसकी कार में डाल दिया। फिर डेविस ने सीधे कहा, मुझे असली हीरे और उनकी वैल्यू का सर्टिफिकेट चाहिए। उस ब्रीफ केस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बेन पहले अनजान बनने लगा और बोला, मुझे तो सिर्फ यही ब्रीफ केस दिया गया था। लेकिन डेविस तुरंत समझ गया। उसने ठंडे अंदाज में कहा, ये हीरे इंश्योर्ड हैं, मालिक को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। तू क्यों अपनी जान दे रहा है? डेविस बहुत कुछ जानता था, इसलिए बेन ने आखिरकार मान ही लिया कि असली हीरे उसके बाएं मोजे में छुपे हुए हैं। उसने धीरे से उन्हें निकाल कर दिखाया। डेविस ने हीरे ले लिए और जल्दी से मसूद को अपनी गाड़ी की डिक्की से बाहर निकाल दिया। लेकिन इतने में एली ने चुपके से अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली, जो अभी भी उसके पास ही थी। अब जैसे ही डेविस वहां से निकलने लगा, एली ने छुपा कर रखी अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली और उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत डेविस के साथ। एली की गन मिसफायर हो गई और इतनी नजदीक से भी डेविस बच निकला। हालात समझते ही डेविस तुरंत गाड़ी पीछे लेता है और तेज रफ्तार में वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद वह शहर के बीच एक पार्किंग गैराज में पहुंचता है। हालांकि बाहर से शांत दिखने वाला डेविस अंदर से पूरी तरह हिल चुका था, क्योंकि आज वह मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। वह जल्दी से अपनी आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है, खुद को साफ करता है, फिर गाड़ी को कवर से ढककर दूसरी कार में बैठता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव लू और उसके पार्टनर की, जो इस हाई प्रोफाइल डायमंड रॉबरी की जांच कर रहे थे। पूछताछ के दौरान लू ने बेन से कई सवाल किए और उसकी टाइमिंग पर शक जताया। वह बोला, जिस दिन तुम $3 मिलियन के हीरे लेकर जा रहे थे, उसी दिन लूट हो गई, और उस चोर को तुम्हारी पत्नी का नाम तक कैसे पता था? लू को साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंदर की जानकारी लीक हुई है, लेकिन बेन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद एली ने घबराते हुए कबूल किया कि जाते समय उसने चोर पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन निशाना चूक गया। यह सुनकर डिटेक्टिव्स के मन में एक और सवाल उठा, अगर चोर के पास मौका था तो उसने खुद गोली क्यों नहीं चलाई? यहीं से डिटेक्टिव लू को महसूस हुआ कि ये कोई आम लुटेरा नहीं है। उसका मानना था कि यह काम ऐसे आदमी का है जो काफी समय से इन लोगों पर नजर रख रहा था और हर कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठा रहा था। लू ने आगे कहा कि जो भी यह चोर है, वह बेवजह हिंसा करने से बचता है। वह
वह हमेशा इसी हाईवे के आसपास वारदात करता है और काम खत्म होते ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। उधर दूसरी तरफ डेविस अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था। उसने चोरी किए हुए हीरो को एक कप में डाल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने नकाब पर गई जिस पर खून के छोटे दाग लगे हुए थे। यह देखकर वह तुरंत सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद पार्किंग गैराज में छोड़ी हुई गाड़ी के अंदर भी खून रह गया हो। शाम होते ही डेविस अपने साथी मिस्टर मणि से मिलने पहुंचा, जो चोरी का माल बेचने और डील कराने का काम करता था। मिस्टर मणि ने उसे देखते ही पूछा, तो कैसा चल रहा है सब? इस पर डेविस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज काम में गड़बड़ हो गई, मैं मरते मरते बचा हूँ, गोली बस यहाँ से निकल गई। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा कि उनका अगला प्लान अब उसे काफी खतरनाक लग रहा है। डेविस बोला, शायद मैं वो काम ना कर पाऊँ। ये सुनकर मिस्टर मणि ने सीधे पूछा, तो तेरे पास इससे बेहतर प्लान है क्या? डेविस ने शांत अंदाज में जवाब दिया, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। उस रात डेविस एक नई जानकारी जुटाने में लग गया। वह शरण नाम की महिला के बारे में पता निकाल रहा था, जो एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उधर शरण उस समय मुनरो नाम के बेहद अमीर आदमी को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही थी। शरण बड़े स्मार्ट तरीके से मुनरो के आलीशान घर की तारीफ करने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, सर, हमारी कंपनी ऐसे ही लोगों की सुरक्षा करना चाहती है जिनके पास सच में खोने के लिए बहुत कुछ हो। गरीबों के पास तो होता ही क्या है। शरण लगातार उस अमीर बूढ़े की तारीफ करती रही और माहौल देखकर लग रहा था कि मुनरो अब किसी भी पल डील साइन कर देगा। लेकिन तभी शरण से एक बड़ी गलती हो गई। उसने मुनरो की काफी जवान होने वाली मंगेतर को उसकी बेटी समझ लिया। बस यही बात माहौल थोड़ा खराब कर देती है और डील के चांस कमजोर पड़ जाते हैं। बाद में जब उसके साथियों ने पूछा तो डील फाइनल हुई। शरण ने हल्की निराशा के साथ कहा, वो अभी सोच रहा है। इसके बाद शरण ने अपने बॉस फील से प्रमोशन की बात छेड़ी, लेकिन फील ने हमेशा की तरह बात घुमा दी और कोई साफ जवाब नहीं दिया। उधर जो 3 मिलियन के हीरे चोरी हुए थे, उनकी इंश्योरेंस भी शरण की कंपनी ने ही कर रखी थी। इसी वजह से फील ने शरण से कहा, पुलिस में तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, तो ये वाला केस तुम संभालो। ने साफ कहा, अगर चोर जल्दी पकड़े गए तो कंपनी को करोड़ों का क्लेम नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन शरण अभी भी मुनरो वाले केस से हटना नहीं चाहती थी। तभी मौका देखते ही मलीन नाम की एक लड़की बीच में आ गई और तुरंत बोली, मुनरो वाला अकाउंट मैं संभाल लेती हूँ। उसकी बात सुनकर साफ लग रहा था कि वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। आखिरकार शरण को ना चाहते हुए भी यह बात माननी पड़ी। उधर दूसरी तरफ पुलिस ज्वेलर सैमी से भी पूछताछ कर रही थी। डिटेक्टिव्स को शक था कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए चोरी खुद ही तो नहीं करवाई गई। लेकिन सैमी तुरंत अपने बचाव में बोल पड़ा, मैं 27 साल से ये दुकान चला रहा हूँ और इसी मेहनत से 2 और स्टोर भी खड़े किए हैं। सैमी ने जोर देकर कहा, मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पर क्यों लगाऊंगा? मैंने किसी को कॉल नहीं किया था, सिर्फ एक ईमेल भेजी थी बस। यही बात सुनते ही डिटेक्टिव लू के दिमाग में एक नई थ्योरी आ गई। उसे लगा कि अगर चोर ने ईमेल हैक कर ली हो तो उसे पूरी डिलीवरी की जानकारी मिल सकती थी। उधर दूसरी तरफ डेविस अपने हैकर को पैसे दे रहा था ताकि वह शरण के सोशल मीडिया और उसकी पर्सनल जानकारी तक सही तरीके से पहुंच बना सके। डेविस यह पता लगाना चाहता था कि शरण किन लोगों से मिलती है और किस किस से बात करती है। यहीं से साफ हो गया कि वह सिर्फ चोरी की प्लानिंग नहीं करता था, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नजर रखता था। उसे पहले से पता चल जाता था कि किस अमीर आदमी के पास कौन सी महंगी चीज है और किस चीज का इंश्योरेंस करवाया गया है। कुछ देर बाद जब डेविस एक रेड लाइट पर रुका हुआ था, तभी पीछे से माया नाम की एक औरत उसकी गाड़ी में टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही माया गुस्से में बाहर निकली और बोली, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? डेविस ने बिल्कुल शांत रहते हुए रेड लाइट की तरफ इशारा किया और पूछा, पहले ये बताओ तुम ठीक हो? माया घबराकर बोली कि वह लेट हो रही थी और ये कार उसके बॉस की है। इसके बाद उसने डेविस से कहा, अपना इंश्योरेंस दिखाओ, मैं सब सॉर्ट करवा दूंगी। हालांकि गलती माया की थी, लेकिन डेविस किसी भी हालत में पुलिस या झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। डेविस ने बिना बहस किए गाड़ी से नोटों की एक गड्डी निकाली और कहा, जितना नुकसान हुआ है मैं अभी दे देता हूँ। माया ने उसे ध्यान से देखा और हैरानी से पूछा, तुम हमेशा इतने पैसे लेकर घूमते हो क्या? लेकिन डेविस ने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कितने चाहिए। मगर माया ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। वह बोली, ये कंपनी की कार है, मुझे सब सही तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना नौकरी चली जाएगी। आखिरकार डेविस को मजबूर होकर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी माया को दिखानी पड़ी। उधर दूसरी तरफ शरण एक कैफे में डिटेक्टिव लू से मिलने पहुंची ताकि हीरो की चोरी वाले केस पर बात की जा सके। शरण ने आते ही कहा, ज्वेलर और कुरियर दोनों का लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाओ। ये सुनते ही लू समझ गया कि इंश्योरेंस कंपनी हर हाल में पैसे देने से बचना चाहती है। इसके बाद लू ने शरण को कुछ पुराने केसों का डेटा दिखाया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी चोरी के पीछे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का ही कोई आदमी शामिल हो। फिर लू ने शरण से कहा, अजीब बात यह है कि जिन लोगों का इंश्योरेंस तुम्हारी कंपनी करती है, चोरी भी ज्यादातर उन्हीं के यहाँ होती है। उसकी बात सुनकर साफ लग रहा था कि उसे शक हो चुका है कि कंपनी के अंदर कोई इंसान चोरों को जानकारी पहुंचा रहा है। बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी लू इसी थ्योरी पर काम करता रहा। उसने पुराने लूटपाट के सारे केस दोबारा निकालने शुरू किए। सबसे पहले उसने छोटी मोटी चोरी वाले केस हटा दिए। फिर जिन मामलों में जरूरत से ज्यादा हिंसा हुई थी
उन्हें भी अलग कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह चोर बेवजह वायलेंस नहीं करता। अब जो केस बचे उनमें उसे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। सारी वारदातें हाईवे नंबर 101 के आसपास हुई थीं, और सबसे खास बात, हर चोरी बेहद सफाई से की गई थी। न बेवजह हिंसा, न कोई बड़ा सबूत, और हर बार चोर आराम से बचकर निकल गया था। अब लू को पूरा यकीन हो चुका था कि इन सभी वारदातों के पीछे एक ही आदमी है, लेकिन उसके बॉस को उसकी यह थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतने पुराने केस दोबारा खोलना डिपार्टमेंट के लिए बड़ी परेशानी बन सकता था। उसका बॉस गुस्से में बोला, पुराने मामले मत खोदो, वरना मीडिया में हमारी अच्छी खासी बेइज्जती होगी। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, घड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। लू के बॉस ने साफ कहा, हमारा काम बस सॉल्व केसों का नंबर बढ़ाना है। ये सुनकर लू निराश होकर वहाँ से चला गया। उसे अंदर ही अंदर यकीन था कि जिन लोगों को इन केसों में पकड़ा गया है उनमें से कई शायद बेगुनाह हैं, और इसी के साथ डिटेक्टिव लू के शक अब और भी गहरे हो चुके थे। एक ऐसा चोर जो हर बार बिना सबूत छोड़े गायब हो जाता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या ये सब सिर्फ एक आदमी कर रहा है, या फिर इस खेल के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? बाकी कहानी जानने के लिए इंतजार